तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं नया खिलाड़ी मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, टॉर्क कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा माइक्रोस्कोपिक यानी कि थोड़ा सा सूक्ष्म चीजों की तरफ चलेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, आप पहले क्या पढ़ते थे, फोर्स पढ़ते थे। फोर्स के साथ डायरेक्शन होता है, फोर्स के साथ क्या होता है प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड। लेकिन अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिस पर हम चर्चा करेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब प्यारे बच्चों, अगर कोई रिजिड बॉडी है तो इसके तीनों पॉइंट्स पर आप सोचिए फोर्स का इफेक्ट अलग अलग होगा। क्या फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है? यस सर। क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है? यस सर। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं 5 न्यूटन और 5 न्यूटन के 3 फोर्स लगाए, जरा बताओ तीनों की डायरेक्शन एक ही तो है, लेकिन क्या प्यारे बच्चों इस पॉइंट पर लगेगा तो क्या अलग इंपैक्ट आएगा, बॉडी के इस पॉइंट पर लगेगा तो क्या ये थोड़ा सा इसको ऐसे करके बॉडी को घुमा देगी, और अगर इस पॉइंट पर लगेगा तो ये इसको ऐसे करके घुमा देगी। अगर सेंटर ऑफ मास पर लगेगा तो ये क्या करेगी, ये केवल एक ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। यानी कि इसका मतलब प्यारे बच्चों, फोर्स के साथ बात करते हैं डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड की, और साथ ही साथ इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की। क्लियर है? तो इसलिए आज ये भी इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट कौन सा होगा जिस पर फोर्स लग रहा होगा। यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो है ही, फोर्स की डायरेक्शन तो है ही, अब फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी हमें ध्यान में रखना होगा। क्या मेरे बच्चों बात क्लियर है? अब इस बात को कनेक्ट करने वाला हूं, आइए जरा देखते हैं। तो दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर है तो डायरेक्शन निकालनी आनी होगी बिल्कुल। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर, डायमेंशन ml/t-2 होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है प्यारे बच्चों, इट इज कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो जरा पहले एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट प्यारे बच्चों, वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट में सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ओके, ऐसा आप वेक्टर में लिखते हैं। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है प्यारे बच्चों, थीटा। तो ए से बी की तरफ हाथ घुमाने पर, किधर की तरफ, ए से बी की तरफ हाथ घुमाने पर अंगूठा जिस डायरेक्शन में आता है वही डायरेक्शन प्यारे बच्चों किसकी डायरेक्शन होती है, यही डायरेक्शन सी वेक्टर की डायरेक्शन होती है। क्लियर है? और जो सी होता है प्यारे बच्चों, ये सी तो सी ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो सी होता है ये सी प्यारे बच्चों ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों, बी, तो अगर ए से बी इधर की तरफ जाएगा तो जो सी होगा वो या तो इधर होगा या इधर होगा। इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों। अब डिपेंड करता है, अगर ये ए है, क्या है ए, ये क्या है बी, तो ए से बी की तरफ हाथ घुमाने पर ये अंगूठा सी की डायरेक्शन को दे रहा है। अगर मुझे चाहिए बी क्रॉस ए, तो बी से ए की तरफ इधर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। तो ये मुझे कहलाता है, मैं इसको कहता हूं राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता हूं? राइट हैंड थंब रूल। द मैग्नीट्यूड इज सिंपली गिवन बाय दैट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, दैट इज ए बी साइन थीटा। ए बताओ प्यारे बच्चों, बी बताओ, दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। एन कैप बताता है डायरेक्शन को किसकी, सी की, क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर भी आ सकता है, रिजल्टेंट स्केलर भी आ सकता है। इस बार किस्मत थोड़ी कठिन रही है, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर आया है। अब वेक्टर है तो क्या इसकी डायरेक्शन होगी, तो पहली बात तो प्यारे बच्चों सी की डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर होगी, सी की डायरेक्शन बी के भी परपेंडिकुलर होगी, और सी की डायरेक्शन एक्चुअल में ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। क्या क्लियर है? एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ए से बी की तरफ चलते प्यारे बच्चों, जितना फंडामेंटल्स आप अच्छे से सीखेंगे उतना ही आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। विश्वास कीजिए, दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं कही जा चुके हैं, अब केवल उन पर अमल करना बाकी है। लेकिन एक हम हैं कि चीजों को खोजते रहते हैं। आप प्लीज विश्वास कीजिए, अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक है तो आप देखिए आपका डाउट नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, ए से बी की तरफ चलते हुए ये डायरेक्शन किसकी होगी, सी वेक्टर की होगी। जो ए क्रॉस बी होगा, दैट ए क्रॉस बी को लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा, जहां थीटा ए और बी के बीच का एंगल है छोटे वाला। कौन से वाला? यस, ए से बी की तरफ। किधर की तरफ? ए से बी की तरफ। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? फिर इसके बाद एन इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो हमें ध्यान रखना है इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करेंगे। अभी दिल्ली दूर है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा कि ये सर क्या कह रहे हैं।
अब प्यारे बच्चों बात ये है कि फील क्या कहती है कि एक्चुअल में मोमेंट ऑफ फोर्स का पता लग गया, कोई टॉर्क नाम की चीज होती है, ये वेक्टर होती है, न्यूटन मीटर, ये इसकी डायमेंशन और ये और फलाना ढिमाका। अब फील क्या है कि एक्चुअल में टॉर्क है क्या। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, किसी बॉडी को जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है u से अगर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो u से v करने का जो काम करता है वो कोई फोर्स करता है। क्लियर हो गई बात। यानी कि वेलोसिटी में आएगा चेंज तो पैदा होगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का ऑब्वियस है तब आएगा जब बॉडी पर क्या लग रहा होगा फोर्स। तो अब आप समझ जाइए, जब किसी बॉडी की ओमेगा में चेंज आएगा यानी कि इस पर कोई अल्फा लग रहा होगा, तो इस अल्फा को कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो क्वांटिटी इस अल्फा को प्रोड्यूस करती है उसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसी क्वांटिटी को टॉर्क कहते हैं। यानी कि जैसे फोर्स का काम वेलोसिटी में चेंज लाना है, इसी तरह से टॉर्क का काम ओमेगा में चेंज लाना है। समझ गए। यानी कि किसी बॉडी की एंगुलर स्पीड में जो भी कोई चेंज लाए तो समझ लेना वो चेंजिंग फैक्टर क्या होगा, वो चेंजिंग फैक्टर प्यारे बच्चों क्या होगा, टॉर्क होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। तो ओमेगा में आ रहा है चेंज, इसका मतलब क्या लगा होगा सर, टॉर्क लगा होगा। तो प्यारे बच्चों ये रिजिड बॉडी जो ओमेगा से घूम रही है, अगर इसकी ओमेगा में आएगा चेंज, इसका मतलब इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है अल्फा, तो इस अल्फा के लिए कौन जिम्मेदार होगा सर, इसके लिए जो क्वांटिटी जिम्मेदार होगी वो टॉर्क होगी। तो सर इसका मतलब मैं समझ गया, ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम क्या करता है, टॉर्क करता है। फोर्स किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करता है, टॉर्क किसी बॉडी की एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज करता है। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। सो दैट टॉर्क इज डिफाइंड एज द टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। प्यारे बच्चों आर से मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मूवमेंट, तो हम पढ़ते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो क्या का मूवमेंट ऑफ फोर्स, आर क्रॉस एफ। क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यस सर। दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर होगा। इसका मतलब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी। आइए प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, यहां से आर वेक्टर को समझे, एफ को समझे। जब आप किसी बॉडी या किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स क्या कर रहा होगा सर, इसको घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, ओमेगा में चेंज ला रहा होगा। रेस्ट करोगा तो उसको घुमा रहा होगा, घूम रहा होगा तो उसको रोकने की कोशिश करोगे, यानी कि अल्टीमेटली ओमेगा में चेंज ला रहा होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा हो, क्या लगाओ, जिस पॉइंट पर फोर्स, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना हो उस पर खड़े हो जाओ और किसको सूंघो, फोर्स को, स्पाइडरमैन की तरह। कैसे, दोबारा समझें। यस, सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, ये वो पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, मैं आपको आर समझाना चाहता हूं। ये वो पॉइंट है जहां पर क्या लग रहा है, जहां पर एक फोर्स लग रहा है। क्लियर है। यहां खड़े हो गए स्पाइडरमैन की तरह, और क्या छोड़ दिया, जाला, ये रहा जाला, ये जाला, ये वेब क्या है, ये आर वेक्टर है प्यारे बच्चों। और ये वाला एंगल को क्या कहूं, ये एंगल एक्चुअल में थीटा होता है। तो आपको एफ पता हो, ये डिस्टेंस आर पता हो, और इसके बीच का एंगल ये वाला पता हो, तो मैं टॉर्क लिख सकता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। ध्यान रहे, ये वाला एंगल एक्चुअल में इसके बाहर वाला एंगल होता है, क्योंकि एक्चुअल में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है सर, टेल टू टेल ज्वाइन करने पर जो एंगल बने। तो प्यारे बच्चों इसका तो हेड है, इसकी टेल है, तो इसका मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों मुझे पता होना चाहिए, F इज द फोर्स, R is the position of the force with respect to origin, और जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसको R से मिला दो, एंगल थीटा निकाल लो। तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूं, टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। माफी चाहूंगा एकदम से सवाल भी नहीं आ रहा था मेरा बच्चों, फंडामेंटल्स अच्छे हो, सवाल की टेंशन मत लेना, अभी मैं आपको उस पर जम के सवाल कराने वाला हूं। आइए इसको और ज्यादा इलेबोरेट करते हैं। तो आइए पहले बच्चों टॉर्क पे थोड़ी डिटेल चर्चा करते हैं। ये वो पॉइंट है जिस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अबाउट विच पॉइंट द टॉर्क यू वांट टू कैलकुलेट। ओके, इसलिए प्लीज इस बात को ध्यान दें, क्वेश्चन पढ़ते समय जैसे किस एक्सिस के अबाउट एम आई निकालना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इसके अबाउट टॉर्क पूछ रहा है तो पता ही है, आर वेक्टर हुआ, ये एफ हुआ, ये थीटा हुआ, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क को लिख सकता हूँ आर एफ।
साइन थीटा। प्यारे बच्चों अगर इसमें मैं आपसे कहूं कि यार थीटा को क्या कर दूं 0, थीटा 0 कर दूंगा तो क्या साइन 0 0 हो जाएगा? यस सर, क्योंकि थीटा की 0 पुट करने पर प्यारे बच्चों जो साइन 0 डिग्री होता है क्या वो 0 होता है। तो क्या इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं आर वेक्टर एफ वेक्टर ऐसे लग रहे हैं, तो क्या इसका मतलब इस केस में टॉर्क कितनी हो जाएगी? इस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। वैसे प्यारे बच्चों फील की क्या बात है, क्या ऐसा कोई फोर्स किसी बॉडी को रोटेट कर सकता है? नहीं सर, ये कभी रोटेट नहीं कर सकता। तो जरा बताओ क्या ऐसा फोर्स रोटेट कर सकता है अंदर की तरफ? नहीं कर सकता। लेकिन जरा सोचो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में क्या थीटा कितने डिग्री है? 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री है तो भी साइन 180 कितना होता है सर? इस केस में भी साइन 180 कितना होता है प्यारे बच्चों? 0। तो यानी कि इस केस में भी टॉर्क कितना आ जाएगा? इस केस में भी टॉर्क कितना आ जाएगा? 0। R0 होने का मतलब फोर्स ही कहां लग रही है? फोर्स उसी पॉइंट पर लग रही है जिसके बाद टॉर्क निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब तो भी टॉर्क कितनी हो जाएगी? 0। और फोर्स ही नहीं है तो ऑब्वियस है किसी बॉडी के घूमने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। थीटा अगर 90 है तो टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम R into F होगा। जैसे यहां देखें क्या ये फोर्स और ये डिस्टेंस इनके बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो जो साइन 90 होता है प्यारे बच्चों उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कभी मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करना हो तो हमेशा फोर्स को इस R से परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे, तो उस समय घुमाएंगे तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। क्या क्लियर है? अच्छा प्यारे बच्चों अभी दूसरी तरीका होता है, क्योंकि अब बार बार ये सारे मेथड अजीब से लग रहे हैं, पता नहीं इनसे क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, वैसे सबसे होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं थोड़ा सा और आसान से तरीके देखते हैं। ये आर वेक्टर्स पर फोर्स ऐसे है, तो मैंने क्या किया फोर्स के दो टुकड़े किए प्यारे बच्चों। एक तो अलोंग द आर के जिसको मैं एफ पैरेलल बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? एफ पैरेलल। एक वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है जो कि क्या है? एफ साइन थीटा। अब मैंने फिर लिखा टॉर्क क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। तो मैंने एफ साइन थीटा को अलग से जो लिखा तो अलग से लिखा, तो एफ साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ सर? एफ साइन थीटा को एफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। यानी कि जब कभी आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप एफ थीटा और आर का यूज करें, आप परपेंडिकुलर फोर्स को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा? टॉर्क मिल जाएगा। और वो फोर्स जो कि आर के पैरेलल है, फिर देखिए इसका टॉर्क के साथ कोई लेना देना नहीं है। आशा करता हूं समझ में आया। तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्या करना होता है? ये वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जिस पर फोर्स लग रहा है प्यारे बच्चों, फोर्स को पीछे बढ़ाओ, ये थीटा ये आर वेक्टर, इस फोर्स को पीछे बढ़ाया है ऐसे, ये पीछे जो आप बढ़ा रहे हैं ये कहलाती है लाइन एक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं इसको? लाइन एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे यहाँ देखिए ये फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, तो ये फोर्स की जो डॉटेड लाइन है क्या कहलाती है? ये कहलाती है लाइन एक्शन ऑफ फोर्स। तो प्यारे बच्चों इस लाइन एक्शन ऑफ फोर्स पर अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस तरह से, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, प्यारे बच्चों ये थीटा है तो ये थीटा होगा ज्योमेट्री से, ये क्या है? आर है, थीटा के सामने राइट एंगल ट्रायंगल में आर साइन थीटा आ जाएगा। नहीं समझ में किसी मैथ्स वाले सर से पूछ लें, अपना समझा देंगे कि आर साइन थीटा कैसे होगा। ये आर साइन थीटा आर परपेंडिकुलर कहलाता है, इसको वर्ड्स में पढ़िए। आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम the point about which torque has to be calculated to the line action of force। यानी कि आपको फोर्स का टुकड़ा नहीं करना, फोर्स को पीछे बढ़ाना है, इस पॉइंट से क्या डाल देना है? परपेंडिकुलर डाल देना है। तो इस फोर्स का इस पर जो ये परपेंडिकुलर है इसका इससे जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, ये सीधे सीधे आपको क्या दे देगा? टॉर्क दे देगा। ये थी वो बचपन वाली डेफिनेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, एफ इंटू आर साइन थीटा। आर साइन थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं? दिस आर साइन थीटा इज व्हाट? दिस इज आर परपेंडिकुलर। व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मेरे पास हो गए आर परपेंडिकुलर। तो फोर्स को पीछे बढ़ाओ और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दोगे तो सीधे सीधे फोर्स इनटू दिस, दैट वुड गिव द टॉर्क। क्या मेरी बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप टॉर्क आर बताओ, एफ बताओ, थीटा बताओ तो भी निकाल सकते हैं। एफ का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर से मल्टीप्लाई करके भी टॉर्क निकाल सकते हैं। एफ को पीछे बढ़ा करके इधर से एक परपेंडिकुलर डाल करके दिस इनटू दिस से भी क्या कर सकते हैं? टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क को कैलकुलेट करने के मेरे पास तीन तरीके हैं। थीटा 0, थीटा 180, तो टॉर्क कितना है प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। थीटा अगर आर 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा? ये तो कमाल के रिजल्ट है, मैं भी आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। ऐसे कौन से प्रैक्टिकल केसेस में आप लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ये मैं आपको समझाने वाला हूं प्यारे बच्चों। आइए जरा ध्यान से समझें।
ये कोई पार्टिकल जो कि इस दूसरे पार्टिकल के मान लो ये सन है और सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रही है, तो जरा बताओ बेटे क्या ये आर वेक्टर होगा? यस सर। और जो फोर्स लग रही है क्या वो Gm1m2 बाई आर स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। लो जी हो गया काम। क्या ये आर वेक्टर? यस सर। क्या ये फोर्स वेक्टर? यस सर। थीटा कितने डिग्री? 180। तो इस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो जब कभी भी ये कहीं भी होगा तो इसका मतलब इसका टॉर्क हमेशा क्या होगा? 0। इसी तरह से प्यारे बच्चों किसी न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये कौन सा वेक्टर है? आर वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर है? फोर्स वेक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो इस केस में भी इसका टॉर्क कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो वो फोर्सेस जो सेंटर की तरफ लग रहे होते हैं तो सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं और सेंट्रल फोर्सेस का टॉर्क हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रख करके चले प्यारे बच्चों कि जब भी कभी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तो सेंटर के अबाउट, किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट इसका जो टॉर्क होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों एम मास की बॉल, ओके, इसे बॉब कह सकते हैं। लेंथ ऑफ द थ्रेड इज एल। ये एंगल कितना प्यारे बच्चों? थीटा। और ये बॉडी ऐसे ऐसे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अब आपसे पूछ रहा है यार टॉर्क ऑफ mg। प्यारे बच्चों जिस फोर्स का टॉर्क निकालना है स्पेसिफाई करें। टॉर्क ऑफ टेंशन, रस्सी के अंदर क्या आ रही होगी प्यारे बच्चों? टेंशन आ रही होगी और mg लग रहा होगा। तो आपसे पूछ रहा है टॉर्क ऑफ mg और टॉर्क ऑफ टेंशन क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। किसके अबाउट प्यारे बच्चों? O के अबाउट। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। ये ध्यान रखिए बस टॉर्क के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये सिचुएशन है, इसमें टेंशन लग रही है इस पॉइंट पर। ओके, इंडिविजुअल देखते हैं। तो क्या इसके अबाउट टॉर्क निकालना है? यहाँ खड़े हो गए। क्या स्पाइडरमैन की तरह जाला छोड़ दिए? यस सर। क्या थीटा कितनी डिग्री? 180 डिग्री। तो टॉर्क कितना है? 0। वैसे प्यारे बच्चों फोर्स अगर हिंज से पास हो जाए क्या बोलते हैं इसको? इट इज आल्सो कॉल्ड एज हिंज। अगर फोर्स हिंज से पास हो जाए तो उसका टॉर्क कितना होता है? 0। क्या क्लियर है? अब बात करते हैं प्यारे बच्चों mg के टॉर्क की। ये रहा इस बार कौन सा वेक्टर? सर ये रहा है आर वेक्टर। यहाँ तक आर वेक्टर क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये रहा, आर वेक्टर ये रहा। प्यारे बच्चों अब एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। तो मुझे एल पता हो, mg पता हो, थीटा पता हो तो मैं टॉर्क ऑफ mg क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ mgl sin थीटा। ओके, ये एक और तरीका भी समझे प्यारे बच्चों। ये जो mg आपको दिखाई दे रहा है क्या इस mg के दो टुकड़े कर सकता हूँ? एक इधर और एक इधर। ये वाला टुकड़ा क्या होगा? mg sin थीटा। ये वाला टुकड़ा mg cos थीटा। तो ये वाला कौन सा फोर्स है? सर ये परपेंडिकुलर फोर्स है। तो क्या डायरेक्ट जो दूसरा तरीका है टॉर्क का, इट कैन आल्सो बी रिटन एज mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय l। आशा करता हूं प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। आइए तीसरा तरीका भी देखते हैं टॉर्क निकालने का। फिर आपका जिससे मन करे उससे आप टॉर्क क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। द थर्ड मेथड वाज, ये रहा प्यारे बच्चों mg को ऐसे बना दें। ये क्या कहलाएगी? सर ये कहलाएगी इसकी लाइन एक्शन। ओके प्यारे बच्चों ये वाला एंगल कितना है? थीटा। क्या ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर। ये थीटा है तो क्या ये थीटा है? ये थीटा है तो क्या ये एल साइन थीटा है? तो जो टॉर्क होगा क्या वो mgl साइन थीटा होगा। क्या क्लियर है? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? तीनों मेथड में से किसी भी तरह से प्यारे बच्चों टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब एक बार टॉर्क की डायरेक्शन भी समझने की कोशिश करें कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है। तो ये कौन सा वेक्टर है? सर ये आर। ये क्या है? mg। तो आर से mg की तरफ, किधर की तरफ? आर से mg की तरफ। तो प्यारे बच्चों इसका तो बढ़िया तरीका, बार बार इनवर्ड आउटवर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप याद रखें ये है आपकी क्लॉक। क्या है ये आपकी क्लॉक? क्लॉक में आर से mg की तरफ, किधर की तरफ? ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? सर ये है क्लॉकवाइज। क्या है प्यारे बच्चों? क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये कहलाएगा इनवर्ट, जिसको किससे डिनोट करेंगे? जिसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? और अगर ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को डिनोट करेंगे प्यारे बच्चों किससे? डॉट से।
तो क्लियर है। अब मैं आर्बिट्ररी जो मेरा मन करेगा मैं उससे टॉर्क लिखूंगा। अब आप अपने आप समझ के दिखाएं कि इसमें कौन से मेथड से लिखाओ, क्योंकि तीनों मेथड आपको प्यारे बच्चों आते हैं। अब सबसे पहले एक रॉड है, यहाँ एक mg का, एक नॉर्मल का और एक फ्रिक्शन का। नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर रॉड इधर की तरफ फिसल रही होगी तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा, mg लग रहा होगा प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास पर। अब मुझसे कह रहा है किसके अबाउट, ओ के अबाउट mg का, नॉर्मल का और फ्रिक्शन के टॉर्क क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो इस टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए, हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले निकालते हैं mg का टॉर्क। तो जो mg का टॉर्क, प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। यस, दिस टॉर्क ऑफ mg। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों क्या, इसको पीछे बढ़ा दूं। यस सर, ये क्या होगा बेटे l/2, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये l/2 sin थीटा। अब तो आप याद ही रख लें प्यारे बच्चों, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा है और आपको हमेशा क्या गिवन है, यू हैव टू गिवन द हाइपोटेनियस, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, L sin थीटा होता है। सबसे बढ़िया तरीका है टॉर्क कैलकुलेट करने का, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये mg क्या हो गया, ये mg की लाइन एक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg इनटू L sin थीटा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन देखें, ये कौन सा वेक्टर था, r से इधर की तरफ, इधर की तरफ मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सर ये mg, ये r वेक्टर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सर ये होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट्स हो गया। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों उससे कह रहे हैं नॉर्मल का टॉर्क निकालो, कुछ नहीं करना। क्या ये नॉर्मल है, नॉर्मल की लाइन एक्शन ये हो गई, यस सर। ये नॉर्मल की लाइन एक्शन है तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यस सर। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये पूरा L है तो क्या ये L sin थीटा होगा। तो सर जो टॉर्क ऑफ नॉर्मल है, टॉर्क ऑफ mg कितना है प्यारे बच्चों, mg L/2 sin थीटा, जबकि टॉर्क ऑफ नॉर्मल आ जाएगा यस mg L sin थीटा। डायरेक्शन जरूर लिखें, इसकी डायरेक्शन है क्रॉस। जब आप नॉर्मल की डायरेक्शन लिखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या ये क्या लग रहा है, नॉर्मल, यहाँ से स्पाइडरमैन वाला जाला, तो क्या इसकी डायरेक्शन r से यानी की तरफ, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, सर ये है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी डॉट होगी, यानी कि आउटवर्ड होगी। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज व्हाट, दिस इज द डॉट। अब बचा कौन है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप बताएं सर, आप ही बता दो। लो बेटे फ्रिक्शन लिखता हूँ, क्या ये फ्रिक्शन है, यस सर। ये एंगल कितना है बेटे, थीटा। क्या फिर एफ की लाइन एक्शन निकाली, यस सर। क्या इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये कितना है बेटे, एल कितना है, एल कितना है, एल, तो मुझे चाहिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन एक्शन पर, सर ये होगी एल कॉस थीटा। प्यारे बच्चों याद रखो, थीटा के साथ वाली एल कॉस थीटा, सामने वाली L sin थीटा, जबकि आपको हाइपोटेनस दी हो तो F into L sin थीटा, यानी कि टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू F into L sin थीटा। प्यारे बच्चों यही तो इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा लेक्चर को पूरा देखिए, विश्वास कीजिए एक भी सवाल नहीं छुड़वाऊंगा, लेकिन चलना तो पड़ेगा फंडामेंटल से। आप सोचे कि मैं ये छोड़ करके बस हवाबाजी करता रहूं, उससे कोई फायदा नहीं है प्यारे बच्चों। जब तक हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक कैसे काम चलेगा। अब ये बताओ तुम तो, जो डेफिनेशन हमने कहां पढ़ी थी, जो डेफिनेशन हमने 10th में कभी टॉर्क की पढ़ी होगी, वो क्या कहता था बार बार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसको एक सिंपल ट्राइंगल पता होता है, इसलिए विश्वास कीजिए सबसे बढ़िया डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों टॉर्क निकालने की, दैट इज आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, यानी कि फोर्स की लाइन एक्शन पे परपेंडिकुलर डालो, काम खत्म। तो एफ इनटू ये। अब डायरेक्शन निकालते हैं, ये कौन सा वेक्टर है सर, आर वेक्टर। आर को बेटे बाहर की तरफ देखो, आर क्रॉस एफ, ये क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सर 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 एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होता तो ये होता, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये होगा, यानी कि सर दिस इज आल्सो द डॉट। क्या क्लियर है?
अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये क्या होते हैं, इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इनमें से एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, एक साइन के, ये हो जाएगा एक साइन का। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस रॉड के ऊपर नेट टॉर्क भी कैलकुलेट कर सकता हूं। दैट इज द टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो एक डायरेक्शन को क्या मानिए, मान लीजिए डॉट को आपने क्या माना प्लस, तो क्रॉस को क्या माना माइनस। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा सर, mg का टॉर्क होगा माइनस mgl/2 sin थीटा। प्यारे बच्चों फ्रिक्शन का टॉर्क क्या लिखेंगे सर, प्लस FL sin थीटा। नॉर्मल का टॉर्क क्या लिखेंगे सर, mgl sin थीटा, सॉरी NL sin थीटा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से मैं फ्रिक्शन का, इस तरह से मैं mg का, फ्रिक्शन का, नॉर्मल का टॉर्क क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आप तैयार हो जाइए, बहुत सारे सवाल हमें करने हैं डायरेक्शन में मैग्नेट। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें टॉर्क की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। एक पॉइंट O आप देख रहे हैं, ये रहा पॉइंट O पर लग रहा है एक फोर्स F1 जो कि यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री पर है। फिर प्यारे बच्चों ये F2 है जो कि 20√2 मैग्नीट्यूड का है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, यहाँ पे 10 मीटर की डिस्टेंस पर 45 डिग्री के एंगल पर। ओके, तो अलग अलग फोर्सेस अलग अलग एंगल पर प्यारे बच्चों आपको शो किए गए हैं। अब मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ F1। अलग अलग सारे फोर्सेस के क्या कीजिए, टॉर्क कैलकुलेट कीजिए और फिर नेट टॉर्क कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, F1 का टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। ये F1 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जहां पर F1 की टेल होती है। क्या होती है, टेल। वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुआ प्यारे बच्चों। क्या ये R वेक्टर हुआ, यस सर, R इज 5। F ये रहा प्यारे बच्चों, एंगल होता है बाहर वाला 37 डिग्री। तो क्या लिख सकता हूँ 20 इंटू दिस इंटू साइन 37, यानी कि 20 इंटू 5 इंटू साइन 37 से सॉल्व करेंगे। ये ट्रायंगल आप सभी जानते हैं, कई बार इस बारे में चर्चा हो चुकी है। अगर ये 37 है तो ये 5, इसके सामने 3, तो ये कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ से इसके लिए 16 न्यूटन मीटर आएगा। बच्चों डायरेक्शन ध्यान रखें, R से लेकर के किधर की तरफ, F की तरफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सर इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है बच्चों, डॉट। अब बात करते हैं F2 की। ये रहा सर F2, ये है 20√2 प्यारे बच्चों। ये फिर कौन सा वेक्टर है सर, ये R वेक्टर है। क्या क्लियर है मेरी बात? अब दो तरीके हैं प्यारे बच्चों, एक तो ये वाला एंगल 45 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 45 ही होगा। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो काम चल जाएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको पीछे बढ़ा सकते हैं। ये लाइन एक्शन ऑफ फोर्स है, ये डिस्टेंस कितनी है, एंगल 45, तो ये भी कितना जा रहा है बच्चों 45। तो ये वाली जो साइड होगी क्या वो 10/√2 आ जाएगी। तो क्या मैं दिस इंटू डायरेक्ट दिस भी कर सकता हूँ, या दिस इंटू दिस भी कर सकता हूँ। तो जैसे आपका मन करे, बात उससे घूम फिर करके यही आने वाली है। तो 200 न्यूटन मीटर आएगा। इसकी डायरेक्शन की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगी, इधर। ये मतलब क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, यानी इसको क्रॉस से शो करते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं F3 के टॉर्क की। ये रहा प्यारे बच्चों F3 कुछ इस तरफ है। तो अब F3 ये रहा है, ये 5 मीटर है, ये 53 डिग्री है। क्या इसको आगे बढ़ा दूंगा तो ये एंगल 53, तो ये भी कितना होगा 53 डिग्री होगा। ओके, तो ये पता है, ये पता है और ये पता है। तो क्या इससे सॉल्व करके मैं फिर F3 का टॉर्क निकाल सकता हूँ, जो प्यारे बच्चों 80 आ जाएगा। डायरेक्शन पे विशेष ध्यान दें, ये क्या है R वेक्टर, R से F की तरफ, यानी कि कुछ इस तरह से। इधर मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज का मतलब हुआ क्रॉस। क्लियर? F4 की बात करें तो F4 तो सिंपल 90 डिग्री पर है, तो मजा ही आएगा। F4 इंटू दिस से मेरा काम हो जाएगा 50 इंटू 10 से 500 आ जाएगा। डायरेक्शन देखें प्यारे बच्चों, ये इसकी डायरेक्शन होगी कुछ इधर की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन को मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा।
F5 का टॉर्क कितना होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा, तो F5 का टॉर्क कितना हो गया, 0। मजा आ गया है। अब प्यारे बच्चों एक प्लस का हो तो एक क्या होगा, माइनस। ये क्या है सर, ये है क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लूंगा, निगेटिव। तो सर इसका मतलब जो क्रॉस है इसको पॉजिटिव, जो डॉट है इसको नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों 60 क्या हुआ सर, 60 हुआ पॉजिटिव, ओके। फिर सॉरी 60 क्या हुआ प्यारे बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि डॉट है, तो ये नेगेटिव हुआ। इसी तरह से ये वाला पॉजिटिव हुआ, इसी तरह से ये वाला पॉजिटिव हुआ, ये वाला नेगेटिव हुआ। जब आप इसको समिंग अप कर देंगे तो समिंग अप करके -280 आएगा। -280 का मतलब ऑब्वियस है, डॉट आ रहा है, डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो इसका मतलब जो पूरे के पूरे जो फोर्सेस हैं ये पूरे के पूरे सिस्टम को किधर घुमाएंगे, ये इसको किधर घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। क्लियर है। इसलिए गाड़ी, जब आप कार की बात करते हैं तो हम अक्सर टॉर्क की बात करते हैं कि यार इस कार का एक्चुअल में टॉर्क कितना है। क्या क्लियर है। तो जब कभी ओमेगा में चेंज आएगा तो ओमेगा में चेंज आएगा किसके कारण प्यारे बच्चों, इस फोर्स के इफेक्ट के कारण, जिसे आप क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और सवाल करते हैं। पार्टिकल को जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v0 इनिशियल थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, इसका मास कितना प्यारे बच्चों, m, ये इस प्रोजेक्टाइल को फॉलो करता है। अब आपसे कह रहे हैं टॉर्क ऑफ mg कैलकुलेट कीजिए। फोर्स हमेशा डिफाइंड होगा, सब बच्चे जानते हैं। mg कहाँ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड्स। तो टॉर्क ऑफ mg कैलकुलेट कीजिए, जबकि पार्टिकल कहाँ पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है, यानी कि पार्टिकल यहाँ। और दूसरी सिचुएशन में प्यारे बच्चों जबकि पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो आइए देखें फटाफट से। सबसे पहले पार्ट 1 में ये पार्टिकल है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो प्यारे बच्चों mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे। अच्छा किसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहा है, o के अबाउट। तो कहाँ खड़े हो जाओ, ऊपर, और क्या ज्यादा छोड़ दो, यस सर। तो क्या प्यारे बच्चों ये r वेक्टर हुआ। अब बात ये यार, ये वाला थीटा मुझे कैलकुलेट करना होगा, थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक काम है। तो एक काम करते हैं ना, mg की लाइन एक्शन बना दें। क्या ये mg की लाइन एक्शन है, यस सर, मजा आ गया। क्या ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो बेटे ये क्या होगा सर, ये r/2 हो जाएगा। सो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू mg इनटू r/2। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ दिस इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मायने क्या हुए, क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ इनवर्स। क्लियर है। हाँ, वैसे लाइन एक्शन का फायदा उठा सकते हैं, वरना सोचो ये भैया मेहनत का काम, ये निकालो फिर ये निकालो, क्या जरूरत है, सीधे सीधे। सेकंड पार्ट देखते हैं जरा बच्चों इसको। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब ये पार्टिकल यहाँ जा रहा और स्ट्राइकिंग द ग्राउंड में mg इधर लग रहा है, यार वेलोसिटी तो पार्टिकल की कुछ इधर रही होगी। मुझे वेलोसिटी से क्या मतलब है, मुझे तो केवल किससे मतलब है, फोर्स से। mg तो अभी भी नीचे ही लग रहा होगा, तो क्या कह रहा है बच्चों, ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि किसके बराबर है, रेंज के बराबर होगी। तो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू mg into r। और डायरेक्शन की बात करें तो दैट डायरेक्शन इज व्हाट, दिस इज क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इज द क्रॉस। ओके, तो इस तरह से मैं इस पॉइंट O के अबाउट इस पार्टिकल का टॉर्क लिख सकता हूं, जब एक बार ये हाईएस्ट पॉइंट पर और जब एक बार जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड हो। आइए करते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों पिछला जो क्वेश्चन लेके उसमें मैंने दो आंसर है। पहला आंसर है प्यारे बच्चों mg/2 और दूसरा आंसर क्या है mgr। और इसमें आप ध्यान दें r क्या होता है, किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है। ओके, सो दैट रेंज इज व्हाट, दैट रेंज इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब रेंज मुझे पता है, तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। अब जो टॉर्क के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर, और क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे मैं आपसे कहूँ कि दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, okay, and the particle is at the position of the particle is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। is that clear? So आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट टॉर्क अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के वर्ड जब आप टॉर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, दैट टॉर्क वुड बी इक्वल्स टू सिंपली r क्रॉस f। क्लियर।
R is the position vector, F is the force. R क्रॉस F लिखने का तरीका क्या बच्चों होता है कुछ इस तरह से, I J K। R के लिए पहले लिख सकता हूँ सर 2 3 4, ओके, और फोर्स को लिख सकता हूँ सर 2 3 4। क्लियर है मेरे बच्चों? अब आपको टॉर्क सॉल्व करना आता ही है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। यस, पहला आएगा आई कैप आएगा तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। फिर आ जाएगा माइनस जे कैप, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 4 2 जा 8। क्लियर है? और फिर मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस के कैप से, यानी कि ये के कैप होगा तो 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6। ओके, सो द टॉर्क कम्स आउट टू बी 0। क्लियर है? तो टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स आपको गिवन है एट 20.3। ओके, दिस इज द बेसिकली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके, और किसके अबाउट पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 2 माइनस 2 के अबाउट टॉर्क पूछा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ओरिजिन के अबाउट पूछा तो वहां 0 0 0 था, इसके अबाउट पूछ रहे हैं अबाउट द पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट के अबाउट पूछा जाता है, ओके, उस वाले पॉइंट को इसमें से माइनस करते हैं, किससे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से। तो जब मुझे आर वेक्टर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, आर वेक्टर, तो जो मेरे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है माइनस इस वाले को किसके, जिस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है, यानी कि टॉर्क अबाउट द पॉइंट, इसमें से इसको माइनस करना होगा। तो दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, दिस इज 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप, और इसको लिखता हूं तो माइनस 2i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप। सो इट कम्स आउट टू बी 2i कैप माइनस 3k कैप 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो मेरे पास यहां से क्या है बच्चों, जिस आर वेक्टर, ये पहले कभी कुछ एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों, इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखें। तो यहां से मेरे पास कितना जाएगा सर, दिस कम्स आउट टू बी 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर है? सो दिस आर वेक्टर इज फाइनली सर 0i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। नाउ द फोर्स वेक्टर इज, this force vector is 4i cap plus 5j cap minus 6k cap। प्यारे बच्चों, टॉर्क निकालना है r क्रॉस f से, सर सिंपली i j k। i ये कितना है प्यारे बच्चों, r वेक्टर पहले लिखते हैं फिर f लिखते हैं, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है r क्रॉस f का। तो ये लिखेंगे सर 0 2 -1 4 5 माइनस 6। ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है। अपने टीचर से कंसर्न करें, मैथ्स वाले टीचर से बात करेंगे, 5 से 10 मिनट में आपको समझा देगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके दैट आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 8j कैप। क्लियर है? तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसको माइनस करना है। क्लियर है ना? अबाउट वाले को क्या करना है, माइनस, किससे, जिस पर फोर्स लग रहा है। आशा करता हूं प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस कहने की उम्मीद भी रहती है, क्योंकि पेपर में हल्के भारी की बात नहीं होती, पेपर में टाइम का एक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्लिक कर गया तो क्वेश्चन हो गया, नहीं क्लिक किया तो क्वेश्चन नहीं। प्यारे बच्चों, इतनी बढ़िया थ्योरम है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कितना काम आने वाली है ये थ्योरम। आइए समझते हैं कि इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुना, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या है, 0। तो अगर एक बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, देन एनी पॉइंट कैन बी ट्रीटेड एज हिंज। हिंज का मतलब होता है वो पॉइंट जिसके बाद बॉडी रोटेट कर रही है। क्लियर है? या दूसरे शब्दों में कि जब कोई भी पॉइंट हिंज मान सकते हैं, इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें, हमेशा सेम आएगा।
हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। यानी कि आपको टेंशन ही नहीं है कि आप टॉर्क ए के अबाउट निकालो, बी के अबाउट निकालो, सी के अबाउट निकालो। अगर एक बॉडी में 3 पॉइंट है तो तीनों के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, सेम। तो इस थ्योरम को ध्यान से समझे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, एफ जरा बताइए दोनों पर नेट फोर्स कितना है, 0। क्यों? क्योंकि दोनों एफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। जब नेट फोर्स कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0, तो ये तो समझ में आ गई कि बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में है। बॉडी है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। अब जरा देखते हैं, सर कह रहे हैं कि आप टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज सेम, यानी कि सर आप ए के अबाउट लिखो, सर आप बी के अबाउट लिखो, आप सी के अबाउट लिखो, तीनों के अबाउट टॉर्क क्या आना चाहिए, सेम। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्यारे बच्चों अबाउट ए के अबाउट, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे आपको खड़े होना है। तो प्यारे बच्चों इस फोर्स का टॉर्क तो क्या हो गया, 0, क्योंकि आर कितना है, 0। जब फोर्स उसी जगह पे लग जाता है तो उसका टॉर्क क्या आ जाता है, 0। अब बचा कौन सा, ये वाला। क्या प्यारे बच्चों ये फोर्स है, यस सर। क्या ये इसकी लाइन एक्शन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई कितनी, एल या 2l, सर ये डिस्टेंस हो गई 2l। तो प्यारे बच्चों टॉर्क कितना आ गया सर, f इंटू 2l। तो इसका तो कितना हो गया, 0, इसका कितना आ गया, f इंटू 2l। और डायरेक्शन क्या हो गई प्यारे बच्चों, इधर, इधर मतलब ये, यानी कि क्रॉस आ रहा है। अब चेक करते हैं बी के अबाउट। सर बी पे खड़े हो गए, क्या बेटे, इसके लिए इधर की तरफ टॉर्क होगा FL, इसके लिए इधर की तरफ टॉर्क होगा FL, FL इधर, FL इधर, दोनों के डायरेक्शन से मुझे टोटल कितना आ गया, 2FL। वाह, इधर भी 2FL और इधर भी कितना, 2FL। डायरेक्शन भी क्या आ रही है, सेम। आइए फॉर्मेलिटी के लिए सी को चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों। सी के लिए इसका तो कितना हो गया, 0, सुसाइड केस, यहीं पे क्या खत्म खेल। बचा कौन सा, ये फोर्स इसके अबाउट। तो क्या प्यारे बच्चों ये कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर। सबसे अच्छा तरीका यहाँ खड़े हो जाओ स्पाइडरमैन बन करके और सूंघो इस फोर्स को, ये रहा फोर्स, ज्यादा थोड़ा। ये कौन सा वेक्टर, आर। ये कितना है प्यारे बच्चों, 12। तो क्या 12 इंटू एफ से, यानी कि सर ये भी सेम आ रहा है। तो मैं किस कंक्लूजन पर पहुंचा, मैंने कहा टॉर्क अबाउट ए, अबाउट बी, अबाउट सी क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, सेम। तो इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, हमेशा क्या आता है, सेम आता है। इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आइए जरा इसकी एप्लीकेशन देखें तो आपको अच्छा लगे। जो कि एक रॉड जिसका मास्टर लेंथ कितनी है, एल से हैंग कर रही है। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, माना इसमें टेंशन कितनी है, T1, और इसमें कितनी है, T2। दस तो फील आ रही है कि T1 T2 के बराबर ही होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, हमें कुछ पता ही नहीं है, और फिर थोड़ा सा इसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे तो मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों mg कहाँ लगा रहा होगा, mg कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहली बात तो ये बॉडी है जनरल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इस पर फोर्स भी कितना है, 0, इस पर टॉर्क भी कितना है, 0। ये ऐसे भी पता लगता है, क्या ये घूम रही है, नो सर। क्या ये ट्रांसलेट कर रही है, नो सर। तो इसका मतलब फोर्स भी 0 और इसके ऊपर टॉर्क भी 0 है। तो आइए मेरे बच्चों सबसे पहले फोर्स बैलेंस करते हैं। फोर्स 0 मतलब ये तो फोर्स होगा नहीं, ये फोर्स क्या होगा, बैलेंस हो रहा होगा, यानी कि ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। टॉर्क 0, या तो टॉर्क होगा नहीं, या दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, यानी कि ये वाला टॉर्क इस वाले टॉर्क के बराबर। क्लियर है मेरे बच्चों। और चूंकि बॉडी पर नेट फोर्स क्या है, 0, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल सकते हैं। अब ये भी हमने एक थ्योरम से प्रूव किया है। तो आइए बात करते हैं T1 और T2। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो सर एक इक्वेशन आ गई, T1 + T2 = mg। क्लियर है। अब इसमें बहुत सारे सवाल लूंगा, बहुत जल्दी ध्यान रखना। मान के चले कि 5 से 6 सवाल हम इसके ऊपर करने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों सेंटर के अबाउट मैं देख रहा हूँ, सेंटर पे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखूंगा, सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो सर mg का टॉर्क तो कितना हो जाएगा, 0। अब बचा T1 का टॉर्क, सर ये इस तरफ होगा
और ये इस तरफ होगा। अब आपको समझना है मैं उस समय टॉर्क पढ़ाते हुए स्लो क्यों हो रहा था, इसलिए हो रहा था क्योंकि अब मैं टॉर्क की डायरेक्शन नहीं बताने वाला हूं। अब तो अपने आप सोचना भैया, पीछे जाके चेक करो कैसे लिखा। तो प्यारे बच्चों T1 का इधर, T2 का इधर, ये लेंथ कितनी L/2, ये लेंथ कितनी L/2। ये क्या है सर, मैं कह रहा हूँ नेट टॉर्क कितना है 0। इसका मतलब सर जो क्लॉकवाइज टॉर्क है क्या वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर है? यस सर। तो सेंटर के अबाउट प्यारे बच्चों उसका टॉर्क कितना हुआ सर T1 इंटू क्लॉकवाइज, ये रहा T1 इंटू L/2, और प्यारे बच्चों ये हुआ T2 इंटू L/2। तो T1 किसके बराबर आ गया, T2 के, उठा के यहाँ रख दीजिए। तो क्या 2T1 है ना बराबर कितना mg, तो T1 कितना आ गया mg/2, तो T2 भी कितना आ गया mg/2, है ना। ये तो इसलिए आसान लग रहा है कि ठीक है यार अभी तो थोड़ा शुरुआत है, इसलिए मैंने इसको एलेबोरेट किया। अब आगे देखिए और इस तरह के बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं प्यारे बच्चों। ये एक रॉड है जो 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, क्लियर। इसमें x डिस्टेंस जो कि 2 मीटर पर एक 2 kg का ब्लॉक रखा है। प्यारे बच्चों मास ऑफ द रॉड है 10 kg, लेंथ ऑफ द रॉड है 10 मीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं T1 और T2 की वैल्यू क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। साफ साफ समझ में आ रहा है, नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स 0, यानी कि बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में है, जनरल इक्विलिब्रियम में है। आइए फोर्सेस बैलेंस करते हैं। सेंटर ऑफ मास पर लगता है mg, तो क्या 10g लग रहा होगा डाउनवर्ड। प्यारे बच्चों इधर ये जो 2g है, इस 2g की बात करूं तो इस 2g को ये 2g लग रहा होगा इधर की तरफ यानी कि डाउनवर्ड। और कितने डिस्टेंस पर लग रहा है सर, ये लग रहा है 2 मीटर की डिस्टेंस पर। आइए फोर्सेस की इक्वेशन लिखें। नेट फोर्स कितना है 0, तो क्या T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू क्या 2g प्लस 10g, यानी कि सर T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 12g। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है, 2 अननोन है, एक इक्वेशन और चाहिए। क्या बॉडी पर नेट टॉर्क 0 है? यस सर। तो क्या प्यारे बच्चों इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। वैसे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकता है, मैं सेंटर को प्रेफर करूंगा। जब मैं यहां से देख रहा हूं तो क्या इस वाले टॉर्क की डायरेक्शन इधर है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, टॉर्क की डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही हो पीछे जाकर के देखें, आपको समझ में आएगा कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। इसी के अबाउट इसका टॉर्क इधर होगा प्यारे बच्चों, और इसी के अबाउट इसका टॉर्क इधर होगा। थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहता हूँ उस एग्जांपल में मैं आपको कि मैंने टॉर्क की डायरेक्शन एक्चुअल में कैसे लिखी होगी। यस, तो सर ये रहा कौन T2, ये रहा कौन प्यारे बच्चों T1, ये क्या है 2g, ये क्या है 10g। बस तो किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकता हूँ। ओके, तो चलिए लिखते हैं इसके अबाउट। जब इसके अबाउट लिखूंगा तो इसका तो क्या हो गया सर, इसका तो 0 हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों इसका होगा इधर। ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये मिड पॉइंट है। द टोटल लेंथ इज 10 मीटर, तो ये होगा प्यारे बच्चों 5 मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये कितना है, दिस इज 2 मीटर, सो दिस इज सर दिस इज 3 मीटर। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों इसका टॉर्क होगा इधर और इसका टॉर्क होगा इधर। अब देखिए ये वाला टॉर्क किधर है सर, ये वाला टॉर्क है क्लॉकवाइज, सर ये वाला टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे क्या वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होंगे, क्योंकि नेट टॉर्क क्या है 0। या तो टॉर्क होगा नहीं, और होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, चम्मा चम्मा। अब जरा बात करते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क की। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है प्यारे बच्चों, दिस इज T1 इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज 5, T1 इंटू 5। और कोई दूसरा क्लॉकवाइज, और कोई क्लॉकवाइज नहीं है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों T2 इंटू 5। ओके, फिर बात करते हैं 2g वाले का। तो 2g का जो टॉर्क होगा प्यारे बच्चों दिस इज प्लस 2g इंटू 3 मीटर। क्लियर है। तो यहां से मेरे पास 5t1 इज इक्वल्स टू 5t2 प्लस 60। एक इक्वेशन मेरे पास यहां से ये आ जाएगी, तो इसको इधर लिख सकता हूँ। यस, 5t1 माइनस 5t2 इज इक्वल्स टू 60। तो क्या t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 12। ओके, क्लियर है। तो बस मजा आ गया। T1 प्लस T2 कितना था प्यारे बच्चों, सर ये था 120। अब बताइए T1 माइनस T2 कितना, 2t1 इज इक्वल्स टू
132 तो T1 is equals to 132 by 2 से it comes out to be 2 6 जो 12 2 6 जो 12 इतने न्यूटन आ जाएगा। तो जो T2 होगा इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे 120 में। तो मेरे पास जो T2 होगा वो होगा 120 माइनस 66 से मेरे बच्चों ये आ गया 4 और ये आ गया मेरे पास 5। ओके सो दिस कम्स आउट टू बी 54 न्यूटन। आशा करता हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। अच्छा कोई बोले नॉर्मल, बेटे नॉर्मल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल है। क्या है? इंटरनल। तो इन दोनों के टॉर्क वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, कोई रोल ही नहीं है, तो इसलिए सीधे सीधे आप केवल किसके लिखें, केवल mg को लिखें। क्लियर है? वैसे आप किसी और पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क लिख सकते हैं, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। आप इसके अबाउट लिखते हुए चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और तरीका है अगर आप चाहें तो, अगर आप इसी क्वेश्चन को इसके अबाउट सॉल्व करना चाहें तो इसके अबाउट सॉल्व करेंगे तो T1 का तो कितना हो जाएगा 0। प्यारे बच्चों ये क्या है 2g, तो 2g का टॉर्क इधर होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी सर? ये 2 मीटर होगी। क्या प्यारे बच्चों ये 10g हो गई? यस सर। तो ये पूरा का पूरा कितना होगा सर? ये 5 मीटर होगा। और फिर ये कितना होगा सर? ये T2 होगा। क्या ये T2 कितना होगा? ये T2 मेरे पास पूरा का पूरा कितना होगा? दिस T2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर। क्लियर है? तो फिर साफ साफ समझ में आ रहा है इन दोनों का टॉर्क इसके टॉर्क के क्या हो जाएगा बराबर। इससे भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो जैसे आपका मन करे वैसे सॉल्व करें। आप किसी भी पॉइंट को क्या ट्रीट कर सकते हैं? हिंज। क्योंकि जब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है उस पर नेट फोर्स 0 होता है, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकते हैं। क्लियर है? भारी लग रहा है क्या? अरे भाई लगेगा, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस रोटेशन इसलिए भारी नहीं होता, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अगर आप इस लेक्चर पे टाइम देंगे तो आपका डाउट नहीं आ सकता। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको बता दूं अधिकतर क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए हैं। आइए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये L लेंथ का रॉड है। इस L लेंथ के रॉड पर एक बंदा यहाँ खड़ा है, दूसरा बंदा यहाँ खड़ा है। ओके, ये है मिस्टर A, ये है प्यारे बच्चों मिस्टर B। ये यहाँ से L/4 डिस्टेंस पर खड़ा है। रॉड का मास कितना है? m। तो आपसे पूछा है फाइंड N1 एंड N2। N1 क्या है प्यारे बच्चों? N1 है सर यहाँ पे आने वाला नॉर्मल रिएक्शन, और N2 क्या है? N2 है यहाँ पे आने वाला नॉर्मल रिएक्शन। प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम को आप अक्सर ऐसे भी देखते हैं, इसको एक रॉड को दो नाइफ एजेस के ऊपर बैलेंस किया है। तो इस नाइफ एज से ये N1 है, ये क्या है N2। प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है? L/4। तो आपसे क्या पूछा है? N1 N2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो mg कहाँ लग रहा होगा रॉड का? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स से मास ऑफ द रॉड बी m एंड लेंथ बी l। रॉड का मास कितना है? रॉड का मास m और लेंथ कितने प्यारे बच्चों? l। तो ये कितना हुआ सर? दिस इज 3L/4। ओके, तो प्यारे बच्चों mg यहाँ लग रहा होगा इसके मिड पॉइंट पर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/4। क्लियर है भाई? दोनों एक ही सवाल है ना। अब इससे समझ लो इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो बेटे सबसे पहला काम इक्वेशन लिखते हैं। क्या नेट फोर्स कितना है? 0। यस सर। क्या नेट टॉर्क भी कितना होगा? 0। अब नेट फोर्स 0 है तो क्या N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू क्या बेटा mg के बराबर होगा? यस सर। दूसरी इक्वेशन लिखनी है टॉर्क की। जब नेट फोर्स क्या है 0, तो क्या किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकता हूँ? यस सर। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, सेंटर के अबाउट लिखते हैं। जब इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो इसके अबाउट टॉर्क लिखने में mg लग रहा होगा इधर की तरफ, N1 लग रहा होगा इधर की तरफ, N2 लग रहा होगा इधर की तरफ। ये डिस्टेंस है L/2, ये डिस्टेंस है L/4। इधर इसका टॉर्क, इधर और इसका 0। तो नेट टॉर्क 0। तो ये क्या यानी कि सर एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो सर? N2 into L/2 and this is N1 into L/4। ओके, तो इसका मतलब 2 N2 is equals to N1। प्यारे बच्चों यहाँ उठा के रख देते हैं इस इक्वेशन में।
तो क्या 2n2 प्लस n2 इज इक्वल्स टू mg, यानी कि 3n2 इज इक्वल्स टू mg, so n2 is equals to mg by 3 and the value of n1 की वैल्यू उठा के जब यहाँ रखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2mg by 3। प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से जो इसके सिर पर जो वजन पड़ रहा होगा वो कितना पड़ रहा होगा, टोटल वजन का भाई 2mg by 3 पड़ रहा होगा, जबकि इसके मजे होंगे इसके सिर पे केवल कितना वजन आ रहा होगा, mg by 3। आशा करता हूँ फिजिक्स की महिमा आपको समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। दूसरा, अगर ये रॉड बीच में होती, यहाँ होती और यहाँ बराबर बराबर होती, तो उस केस में प्यारे बच्चों जो n1 n2 होते, ये n1 और n2 क्या आ जाते, बराबर आ जाते। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करें थोड़ी सी तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए करते हैं अगला सवाल। बच्चों बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इधर फ्रिक्शन है। और अगर आप सोचें कि जब रॉड यहाँ से गिरेगी तो ये ऐसे कुछ फिसल रही होगी, ऐसे ऐसे, ओके। तो इसकी वेलोसिटी यानी कि मूव मारने की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो कैसे फ्रिक्शन इधर की तरफ आएगा, तो आप इस डायरेक्शन में क्या एज्यूम कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में आप इसके ऊपर फ्रिक्शन ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये फ्रिक्शन ऑब्वियसली स्टैटिक होगा क्योंकि ये स्लिप नहीं कर रही है, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है बच्चों? तो मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट करो Na नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से, फिर कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से, आल्सो कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स। ये एंगल है थीटा प्यारे बच्चों, इसका मास है और लेंथ कितनी है रॉड की। पहली बात तो बॉडी है इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम, सर यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब जनरल इक्विलिब्रियम है। जनरल इक्विलिब्रियम है तो फोर्स भी जीरो होगा, साथ ही साथ टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा लग रहा है सबसे पहले क्या जो NB है वो इधर लग रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, यानी कि पहले इक्वेशन मेरे पास आ गई है यहाँ से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कि इफ नेट फोर्स इज जीरो देन दिस NB इज इक्वल्स टू Fs। और दूसरा प्यारे बच्चों अगर मैं mg इधर लग रहा है, Na इधर लग रहा है और तो कोई फोर्स नहीं है, नो सर, तो Na इज इक्वल्स टू mg। तो इसका मतलब Na तो आ गया। अब मुझे निकालना है प्यारे बच्चों Fb और फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। ऐसे क्वेश्चन में अब मैं कह रहा था पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपन लिखते थे, है ना। अब एक तरीका बताता हूँ, जहां पे बहुत ज्यादा फोर्सेस दिख रहे हो वहां पे अक्सर क्या मान लेते हैं, हिंज मान लेते हैं। हिंज मतलब इसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर ले, तो उसका फायदा है कि इन दोनों का टॉर्क तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो दो ही फोर्स तो बचे, एक mg और एक nb, और दो फोर्स हैं, बॉडी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो या तो दोनों फोर्स के टॉर्क जीरो होंगे या एक फोर्स का टॉर्क दूसरे फोर्स के टॉर्क को क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर रहा होगा। तो आइए कह रहे बच्चों इस पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, अबाउट ए। तो टॉर्क अबाउट ए इज व्हाट सर, Na का प्लस टॉर्क ऑफ Fs प्लस टॉर्क ऑफ Nb प्लस टॉर्क ऑफ Nb। ये दोनों तो क्या हो गए मेरे बच्चों, जीरो। और चूंकि मैं जानता हूं नेट टॉर्क कितना है, जीरो, तो इसका मतलब सर जो Nb होगा और जो Mg होगा ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आइए जरा देखते हैं इसके अबाउट ए के अबाउट टॉर्क लिखना है मेरे बच्चों, ये Mg है। क्लियर? तो क्या ये Mg की लाइन एक्शन है, ये लेंथ कितनी है, L/2। तो प्यारे बच्चों ये कितना है सर, ये हुआ L/2 cos थीटा। अरे भाई कितनी बार बताया, इस वाले ट्रायंगल में ये थीटा है, ये कोई भी अगर आपको x दिया हो तो ये होता है x cos थीटा और ये क्या होता है, sin थीटा। तो प्यारे बच्चों mg इंटू L/2 cos थीटा। क्लियर? और डायरेक्शन कहाँ होगी सर, r वेक्टर इधर, तो इधर होगी, इधर मतलब इधर मतलब इधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? इधर NB दिखाई दे रहा है, यस सर। क्या ये NB की लाइन एक्शन है, क्या ये परपेंडिकुलर कितना होगा, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है, ये थीटा होगा, ये L है,
तो ये कितना होगा L sin थीटा। घबराइए बिल्कुल नहीं, आराम से ठंडे दिमाग से डायग्राम जब आप बनाएंगे मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। यार क्रैश कोर्स से टाइम कम है, क्या करूँ भाई, टाइम होता हो ना रेगुलर कोर्स में। देखो इसी चीज को कम से कम 2 से 3 लेक्चर में पढ़ाते हैं, इतना मजवाते हैं कि आपको बिल्कुल पक्का कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अभी समझ जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये कितना है L, क्या ये है एनबी की लाइन एक्शन? यस सर। क्या ये परपेंडिकुलर है क्योंकि इसके अबाउट निकाल रहा हूं। ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, ये L, तो ये क्या होगा सर L sin थीटा। अब तो समझ में आ रहा है, तो एनबी इंटू L sin थीटा। इधर एमजी को देख सकते हैं एक बार फिर से। क्या प्यारे बच्चों, ये है एमजी, तो mg ये रहा, ये कितना है L/2, ये कितना है थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने होंगे L/2 sin थीटा। क्या क्लियर है? और प्यारे बच्चों देखो, एक टॉर्क इधर है तो क्या दूसरा टॉर्क इधर है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पीछे जाना पड़ेगा, टॉर्क की डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। जब तक टॉर्क की डायरेक्शन नहीं समझोगे आगे नहीं बढ़ोगे, मजा नहीं आएगा। इसलिए भाई साहब, इसलिए मैंने आपसे कहा था वहां मैं टॉर्क की डायरेक्शन के लिए आपको आराम आराम से पढ़ा रहा था। क्लियर है? थोड़ा टाइम दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहां से मेरे पास फाइनली एक टॉर्क दूसरे टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा तो मजा आ गया सर। इसका मतलब सर mg का जो टॉर्क है वो कितना है प्यारे बच्चों, mg इंटू L/2 cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू nb का टॉर्क कितना है प्यारे बच्चों, nb इंटू L sin थीटा। तो यहां से मेरे पास प्यारे बच्चों जो NB होगा, इस NB की वैल्यू आ गई mg cot, ओके। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, चाहे तो आप इसे याद भी रख सकते हैं, दैट द वैल्यू ऑफ दिस NB इज mg cos थीटा, mg/2 cos थीटा, ओके, mg/2 cot थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मेरे पास NB आ चुका है, Na आ चुका है, mg के बराबर, NB आ चुका है। अब बचा है फ्रिक्शन। वाओ, फ्रिक्शन तो वही होगा जो NB होगा, यानी कि सर फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या mg/2 cot थीटा ही होगी। यस सर। और प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछूं कि भाई अब मुझे निकालना है म्यू, क्या निकालना है प्यारे बच्चों? म्यू। तो मैं जानता हूँ फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू Fs max। तो फ्रिक्शन कितना है सर mg/2 cot थीटा लेस देन Fs max होता है प्यारे बच्चों म्यू n, और n क्या है यहाँ पे, n ये वाला लेंगे, यानी कि यहाँ पे Na लिखा जाएगा, ओके। तो म्यू Na, तो क्या mg/2 cot थीटा म्यू। Na कितना है प्यारे बच्चों, Na ये रहा, दैट Na इज इक्वल्स टू mg लो भाई। तो बेटे म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 cot थीटा। क्लियर है? तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दैट मिनिमम वैल्यू वुड बी 1/2 cot थीटा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस का क्या है, क्वेश्चंस तो बहुत बना सकते हैं। विलेन को तो एक आइडिया चाहिए होता है हल्का सा। अगर आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी। तो मैं लिख सकता हूं जो म्यू मिनिमम होगा दैट इज 1/2 cot थीटा। आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को भी याद रख सकते हैं अगर आपको समय बचाना है, नहीं तो आप इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आखिरी बार कह रहा हूं, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। फोर्सेस कहां कहां लग रहे हैं सर? फोर्सेस लग रहे हैं NB इधर,
Na कॉन्टेक्ट सरफेस पर इधर, रॉड के फिसलने की टेंडेंसी इधर, तो फ्रिक्शन इधर, Mg इधर। इस वाले पॉइंट को हिंज ट्रीट करते हुए नेट टॉर्क लिखूंगा और इस तरह से सॉल्व करके मेरे पास ये कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड फोर्स। दो फोर्स कौन से हैं? ये पहला, ये दूसरा। ये एक रॉड आपको दिखाई दे रही है, फॉर विच द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, ताकि बॉडी क्या है प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम में है। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें mg मत लगाना, ये एक्चुअल में टॉप ही, यानी कि सरफेस पर ऐसे रॉड रखा हुआ है जिसपे ऐसे ऐसे फोर्स दिखाए जा रहे हैं। क्लियर है? तो आपसे कह रहे हैं प्यारे बच्चों, तो 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द रॉड एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो आपसे पूछा तीसरा फोर्स बताओ, कि तीसरा फोर्स बताओ कि ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। यार तीसरा फोर्स तो है, लेकिन पहली बात तो तीसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, और फिर तीसरे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और तीसरे फोर्स की डायरेक्शन क्या है। मैं आपसे कहता था ना कि पहले तो फोर्स था, अब फोर्स भी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है, और फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी है। तो प्यारे बच्चों मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो समझ में आ रही है, इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होने के लिए ऊपर 10 न्यूटन चाहिए। ये 30 है तो इधर कितना चाहिए, 10। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फोर्स एज्यूम कर लेते हैं F। ओके, तो मुझे समझ में आ गया कि सर F की डायरेक्शन तो यही होगी। क्यों? क्योंकि सर 20 प्लस F मस्ट बी 30। ओके, तो यहाँ से क्या है बच्चों, F की वैल्यू कितनी आएगी, द वैल्यू ऑफ कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। तो ये तो मेरे पास आ गया 10। अब मुझे इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ढूंढना है कि किस जगह पे एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि आप पूरी रॉड पे कहीं भी लिखेंगे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो दिखाएगी। अभी मुझे इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ लो, जनरल इक्विलिब्रियम है। जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब है प्यारे बच्चों कि मुझे नेट टॉर्क भी क्या करना है, 0 करना है। तो एक काम करते हैं, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, x। तो मुझसे ये कह रहा है कि यार फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आ गया 10, अब ये x और निकालो, 10 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा। मैं जानता हूं नेट टॉर्क क्या है पूरी बॉडी के ऊपर, सर नेट टॉर्क भी कितना है, 0। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, इस D पॉइंट के अबाउट क्या लिख लेते हैं, नेट टॉर्क लिख लेते हैं, या C पॉइंट के अबाउट जहां आपका मन करे उसके अबाउट टॉर्क लिख लेते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर कोई बॉडी जिस पर नेट फोर्स कितना होता है, 0, तो क्या किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकता हूं? ठीक है, तो एक काम करते हैं, C के अबाउट प्यारे बच्चों नेट टॉर्क लिखते हैं। तो 20 न्यूटन का 0। अब बचा किसका, दो ही फोर्स बची, एक ये और एक ये। इसका इधर होगा और इसका इधर होगा। मजा आ गया। इसका किधर होगा, सर इसका होगा क्लॉकवाइज, उसका होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क कितना है, 0। तो इसका मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो किसके, क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होंगे। प्यारे बच्चों ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, तो 10 into x, यस सर, इज इक्वल्स टू, ये कितना है प्यारे बच्चों, सर ये 30 into 20। Okay, so this x comes out to be 60 मीटर। तो यहां से C से 60 मीटर पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर C से 60 मीटर पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर प्यारे बच्चों ये जो बॉडी होगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो ठीक है, कुछ भी आइडिया नहीं था, यानी कि पहले फोर्स भी निकाला, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसकी डायरेक्शन निकाली, साथ ही साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी कैलकुलेट किया। आइए प्यारे बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। आपको कह रहा है कि आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ निकालिए। अच्छा ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ओके, तो आपसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ओके, व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यार यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, इसका मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के साथ साथ कोई फोर्स भी लग रही होगी एक और, क्योंकि अभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में दिख नहीं रही है, क्योंकि ये 5 है, ये 3 है। अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं इधर और इधर, तो क्या बच्चों ये होगा 10 cos 37, यानी कि दिस वुड बी 8 एंड दिस वुड बी 10 sin 37, यानी कि 6। क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब सर इधर की तरफ तो कितना होगा, इधर की तरफ इसका जो एक कंपोनेंट होगा क्या वो 8 होगा, और इधर की तरफ क्या है बच्चों, सर इधर की तरफ कंपोनेंट होगा 6। अब जरा चेक करके देखें, ये 5 6, तो सर इधर 3 अनबैलेंस्ड, यानी कि सर इसका मतलब 6 5 11, यानी कि 3 इधर है,
यानी कि यहाँ एटलीस्ट जो फोर्स होना चाहिए y में बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। इधर प्यारे बच्चों 8 लग रहा है, तो इस 8 को बैलेंस करने के लिए भी कोई फोर्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि यार एक काम करता हूँ, ये एक फोर्स लग रहा है F, कितने एंगल पर प्यारे बच्चों, थीटा एंगल पर लग रहा है, और इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो है यहाँ। मैंने माना कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, सर यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x। तो मुझे अब f का मैग्नीट्यूड निकालना है प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ मुझे ये x भी कैलकुलेट करना होगा। आशा करता हूँ मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये तय हो चुका है कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना है, 0। इसका मतलब नेट टॉर्क भी क्या है, 0। तो आइए प्यारे बच्चों, मैंने माना कि फोर्स यहाँ लग रहा होगा, तो क्या इसका एक कंपोनेंट इधर ले लेता हूँ, एक कंपोनेंट इधर ले लेता हूँ। इस वाले फोर्स को प्यारे बच्चों क्या कहूँ, F1 कह दूं, और इसको क्या कह दूं, F2 कह दूं। तो सब मजा आ गए क्या, पहले y में इक्विलिब्रियम क्या 5 + 6 मस्ट बी इक्वल्स टू F1 + 3। ओके, तो यहाँ से कितना है, 11 इज इक्वल्स टू F1 + 3 से क्या प्यारे बच्चों, मेरे पास जो F1 होगा, दैट F1 इज इक्वल्स टू 11 - 3, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 8। ओके, तो यहाँ से मेरे पास F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब बात करते हैं F2 की। F2 भी निकाल सकता हूँ, ये वाले फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर बाहर, यानी कि जो F2 होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, दैट इज आल्सो 8। तो F1 भी आ गया, और क्या आ चुका है, F2 भी आ चुका है। अब व्हाट दिस F2 इज 8 न्यूटन। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, चूंकि नेट टॉर्क भी 0 है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो किसी भी पॉइंट, और फोर्स 0 है ही, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर टॉर्क लिख करके उसको 0 के बराबर कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, B के अबाउट लिख लेते हैं। वैसे तो आपका जब मन करे जहां चाहे लिखो, मैं B के अबाउट लिख लेता हूँ। और प्यारे बच्चों B के अबाउट टॉर्क क्या है, 0। तो B के अबाउट जब मैं लिखूंगा, तो यहाँ से अगर मैं चलूंगा तो इसका टॉर्क आएगा इस डायरेक्शन में, इसका टॉर्क आएगा इस डायरेक्शन में, और इसका टॉर्क आएगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये दोनों टॉर्क कैसे है, सर ये दोनों टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये टॉर्क है क्लॉकवाइज। तो सर इसका मतलब जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर कर दीजिए। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है दिस वन, यानी कि 5 × 10। जबकि बात करें इसकी, तो इसका होगा 3 × 5। अब आप समझ रहे हैं मैं टॉर्क इतना धीरे धीरे आपको क्यों पढ़ा रहा था, तो और दिक्कत आने वाली है। 3 × 5, और इसके बाद प्यारे बच्चों जब मैं इसका लिखूंगा, तो ये तो टॉर्क में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल ये लिख सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन इधर ही होगी, तो ये हो जाएगा 8 × x। ओके, सो 50, दिस इज 15 + 8x, प्यारे बच्चों ये आ गया 35 is equals to 8x. So x is equals to 35/8 is the answer. तो ये तो हो गई पोजीशन। और फोर्स जब लिखेंगे, नेट फोर्स आपको लिखना होगा, तो क्या √F1² + F2² से, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, सो इट वुड बी √8² + 8² से 8√2 न्यूटन वुड बी द आंसर। क्लियर है, तो पोजीशन भी आ गई और मेरे पास फोर्स भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत मजेदार चीज, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क तो भी जानते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स को कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सभी लोगों ने पढ़ा है प्यारे बच्चों। तो चलो चलते हैं। जो काम एस करता है क्या वो थीटा करता है, यस सर। लीनियर मोशन में एस करेगा, तो क्या एंगुलर मोशन में कौन करेगा, थीटा करेगा। और जरा देखो, जो काम बी करता है क्या वो यहाँ पे प्यारे बच्चों ओमेगा कर रहा है, क्या जो ए कर रहा है वो अल्फा कर रहा है, जो एम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो इसका मतलब जो एफ करेगा, इसका मतलब सर वो क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, टॉर्क कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सर अगर एफ बराबर है एम ए, एफ बराबर एम ए, तो क्या एफ की जगह पे टॉर्क और एम की जगह पे आई और ये अल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, आई अल्फा हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे कभी भी अल्फा निकालना हो, अल्फा मतलब ओमेगा के चेंज होने का रेट, तो प्यारे बच्चों मुझे टॉर्क पता लग जाएगा, तो मैं टॉर्क से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, यहाँ एक्सिस इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान रहे जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आप लिखेंगे उसी एक्सिस के अबाउट आपको बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होगा। ओके, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं यार एक रॉड है
तो प्यारे बच्चों रॉड में अगर इस वाले पॉइंट यानी कि इस एक्सिस के अबाउट आप क्या लिखना चाहते हैं टॉर्क, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी एक्सिस के अबाउट लिखना होगा। सब बच्चे जानते हैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट ml²/3। पता लगा आपने इसकी जगह क्या लगा है ml²/12। ml²/12 तो इसके अबाउट होता है, इसके अबाउट थोड़ी होता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लिखेंगे मेरे बच्चों, उसी एक्सिस के अबाउट क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले जरा फटाफट से कंपैरिजन करें। तो जो काम s का वो थीटा का, जो v का वो ओमेगा का, जो a का वो अल्फा का, जो m का वो i का, जो f का किसका टॉर्क का। मेरे बच्चों वर्डन क्या होता है लीनियर मोशन में, सर होता है सिंपली f डॉट ds। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, f की जगह पे टॉर्क और थीटा की जगह पे d थीटा। तो क्लियर है? तो यहाँ वर्डन क्या होता है, टाउ d थीटा। अब कांस्टेंट है तो fs cos थीटा लगा सकते हैं, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, टॉ थीटा cos थीटा लगा सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? इसी तरह से पावर क्या होती है, पावर होती है f डॉट v। तो यहाँ पे जो रोटेशनल पावर होगी वो क्या होगी, सर टॉर्क इनटू ओमेगा। क्लियर है? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस at, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और प्यारे बच्चों एक मेरे पास होती है v स्क्वायर u स्क्वायर 2s। अगर a और v एक डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ती है, पॉजिटिव लेंगे, a और v अपोजिट है तो स्पीड घटेगी। तो क्या इसका साइन नेगेटिव लेकर के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अब प्यारे बच्चों इधर आओ, ओमेगा अल्फा एक डायरेक्शन में तो ओमेगा विल इंक्रीज, ओमेगा अल्फा अपोजिट तो ओमेगा विल डिक्रीज। इसमें साइन लेना होगा नेगेटिव, सॉल्व करके आंसर। तो क्या तीन इक्वेशन मेरे पास, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा किसी रिजिड बॉडी के लिए भी वैलिड है, क्योंकि रिजिड बॉडी के लिए भी आप जानते हैं अल्फा थीटा ओमेगा पूरी बॉडी के लिए क्या रहता है प्यारे बच्चों, सेम रहता है। ये रिजिड बॉडी कहना भी होगा। और ये इक्वेशन कब वैलिड होगी, सर जब अल्फा क्या होगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होगा। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप सभी जानते हैं इसको लिख सकता हूं डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो एक और इंपॉर्टेंट बात जिस पर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, इसके बाद आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दिखने लगेगा, ये मैं आपको बता दूं। बहुत पेशेंस के साथ प्यारे बच्चों लेक्चर को देखें, जब आपस में कनेक्ट होगा तो कमाल की फील आएगी। तो मैंने कहा कि प्यारे बच्चों एक डोर है, एक दरवाजा है। क्या है? एक दरवाजा। क्लियर? आप सोचो इस पर फोर्स लग रहा है F1, F2 और F3। पहली बात तो फील से क्या पता लग रहा है, सर F3 तो घुमा नहीं पाएगा, नहीं। F2 घुमा पाएगा, नहीं। लेकिन क्या प्यारे बच्चों F1 घुमा पाएगा? यस। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, टॉर्क के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट लिखा जा रहा है, यानी कि आप बॉडी को किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों F1 के लिए लिखना चाहता हूं, F1 क्या लग रहा है, अंदर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F1। क्लियर है? ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये हुआ R वेक्टर। तो इसका जो टॉर्क होगा वो F1 into L हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, सर F1 इधर, L इधर। तो क्या इसकी डायरेक्शन होगी R से F ऊपर की तरफ, यानी कि दिस इज अलोंग द एक्सिस। ओके, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑफ F1। प्यारे बच्चों F2 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये हिंज से पास हो रहा है, इसलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब F3 का टॉर्क लिखता हूं। अगर मैं F3 का टॉर्क लिखूंगा तो सर F3 को प्यारे बच्चों थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, क्योंकि फोर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या इसका टॉर्क इधर आ रहा है, इस तरफ। एक्सिस कहां है, इधर। टॉर्क किधर आ रहा है, इधर। तो इसका टॉर्क तो है कितना, F3 into L, लेकिन ये टॉर्क की डायरेक्शन इस एक्सिस से 90 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब इस टॉर्क का इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि आप इस टॉर्क को लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो ये प्यारे बच्चों टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अब बार बार ये तो बड़ी मेहनत का काम है, तो सीधा से जुगाड़ याद रखें, जो भी फोर्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, जो भी फोर्स एक्सिस के पैरेलल होंगे उनका टॉर्क हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, 0। वो टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। इसलिए मैं आपको बता दूं, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे प्यारे बच्चों। अगर ये कोई डिस्क है जो इस एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट है, यहाँ पर एक कौन खड़ा है, आदमी, तो उसका mg क्या लग रहा है, नीचे। क्या ये mg एक्सिस के पैरेलल है? यस सर। तो प्यारे बच्चों इसका जो टॉर्क होगा वो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, 0 होगा। नहीं समझ में आया? जरा सोचो, इस पर कोई बॉल आकर के गिरी, तो अगर इसके ऊपर कोई बॉल आकर के गिरी तो जो बॉल ने फोर्स लगाई होगी
नॉर्मल रिएक्शन उसका इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा, 0, क्योंकि जो भी फोर्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते। इसका ये मतलब नहीं कि उनका टॉर्क 0 होता है, टॉर्क तो है लेकिन वो एक्चुअल में इधर आ रहा है जबकि एक्सिस ऊपर है, अब है इधर आ रहा तो इसका मतलब कोई कंट्रीब्यूशन करेगा ही नहीं। तो इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्यारे बच्चों कि अगर कोई फोर्स किसी एक्सिस के पैरेलल है तो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू रोटेशन ऑफ दिस डोर। क्या क्लियर है? तो बहुत सारे सवाल अभी हम लोग टॉर्क एक्सिस, आई एक्सिस, अल्फा पे करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों मेरा आपसे इतना निवेदन है कि मैं आगे पढ़ा तो दूं, लेकिन अगर हम लोगों ने पीछे वाला ढंग से नहीं समझा तो फिर मजा नहीं आएगा। इट डजंट मैटर व्हाट वी ईट, मैटर इज व्हाट वी डाइजेस्ट। तो मेरा आपसे ये कहना है प्यारे बच्चों कि आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क की आज अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगले टर्न पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर भी होगा लेकिन प्लीज तैयार रहिए, बहुत मजा आने वाला है। सारे के सारे रोटेशन को बहुत अच्छे तरीके से मैं अगले लेक्चर में प्यारे बच्चों क्लब करूंगा और इसके कुछ बहुत अच्छे सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो आज के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच, और लेक्चर को प्यारे बच्चों अंत तक पूरा। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।